नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने बिम्स्टेक को वैश्विक भलाई को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच बताया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के नेताओं से मुलाकात की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, बजट सत्र संपन्न। भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का मुंबई में निधन। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार के कारोबार में गिरावट और ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी हितेश पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिम्स्टेक दुनिया की बेहतरी का महत्वपूर्ण मंच है और इसे मजबूत किए जाने की जरूरत है। थाईलैंड के बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सहयोग से जुड़ी 21 सूत्री कार्ययोजना प्रस्तावित की। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार बढ़ना चाहिए। श्री मोदी ने बिम्स्टेक वाणिज्य संघ की स्थापना और प्रतिवर्ष बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन के आयोजन की भी घोषणा की। उन्होंने बिम्स्टेक क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए व्यावहारिकता अध्ययन का भी प्रस्ताव किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिम्स्टेक को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मिलकर काम करने की जरूरत को उजागर किया है। श्री मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक क्षमता निर्माण के शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बोद्धि पहल के तहत बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को हर वर्ष भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी बताया कि इस वर्ष भारत में बिम्स्टेक परंपरागत संगीत उत्सव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृति जैसे क्षेत्र लोगों को आपस में जोड़ते हैं और आशा व्यक्त की कि बिम्स्टेक के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका की 3 दिन की सरकारी यात्रा के दौरान श्री मोदी वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और जानकारी के लिए बात करते हैं श्रीलंका में मौजूद हमारे संवाददाता आलोक रंजन राय से। आलोक, प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा से हम किन प्रमुख पहलों की उम्मीद कर सकते हैं? कनक, भारत समर्थित कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स का इस यात्रा के दौरान उद्घाटन होगा। एक प्रमुख आकर्षण सामपुर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास है। साथ ही स्वास्थ्य, डिजिटाइजेशन, रक्षा और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे श्रीलंका में निर्बाध संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। आलोक, प्रधानमंत्री की श्रीलंका की चौथी यात्रा है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए कनक, मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि भारत श्रीलंका की आर्थिक बहाली में 4.5 अरब डॉलर की सहायता के माध्यम से एक स्थायी भागीदार रहा है। इसकी वजह से श्रीलंका के लोगों के बीच भारत के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न हुई है। यह यात्रा जनहितकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी, जिससे द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय खुलने की उम्मीद है। जानकारी के लिए धन्यवाद आलोक। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का बजट सत्र संपन्न हो गया, जो इस वर्ष 31 जनवरी को शुरू हुआ था। अपने समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि बजट सत्र के दौरान सदन में 118% उत्पादकता दर्ज की गई। इस सत्र में हमने 26 बेड की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर 17 घंटे से अधिक चर्चा हुई। श्री रिजिजू ने कहा कि किसी विधेयक पर चर्चा की सदन में ये सर्वाधिक समयावधि है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी विधेयक पर लगभग 14 घंटे तक चर्चा हुई।
आज सुबह अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए जवाबी शुल्क के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ सदस्य इस मुद्दे को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में जब सदन दोपहर 1 बजे दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू हुआ तो सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अपने समापन भाषण में सभापति ने कहा कि सदन में 119% उत्पादकता देखी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज संपन्न हुए बजट सत्र को बेहद सार्थक बताया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एक बार भी कार्यवाही बाधित नहीं हुई और संसदीय इतिहास में किसी मुद्दे पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई। श्री रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिए जाने को ऐतिहासिक बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इससे वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है और न्याय तथा समानता का युग शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पूरी तरह से संविधान के अनुसार पारित हुआ है। इस विधेयक को अदालत में चुनौती देने के कांग्रेस नेता के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी को अदालत में जाने से कोई नहीं रोक रहा है। ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। संविधान के मौलिक अधिकार की धारा 15 में इस बात का प्रावधान है कि महिलाओं के विकास के लिए, पिछड़े समाज के विकास के लिए सरकार कानून बना सकती है। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये विधेयक संविधान के आधारभूत मूल्यों का उल्लंघन करता है। कल भी मैंने ये कहा था कि ये लड़ाई संसद भवन में लड़ेंगे, जनता की अदालत में लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर न्यायालय में लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें आर्टिकल 25, 26, 15, 16 भारत के जो मूल अधिकार हैं वो छीने गए हैं। बारी आज मुसलमानों की है, कल सिखों की होगी, परसों जैनियों की होगी, बौद्ध की होगी। तो ये लड़ाई अभी से लड़ेंगे। और जानकारी के लिए बात करते हैं संसद के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। भूपेंद्र, स्थगन से पहले संसद के दोनों सदनों में क्या क्या काम हुए? जी कनक, आज संसद में बजट सत्र संपन्न हो गया और कामकाज के लिहाज से देखें तो ये सत्र बहुत ही उत्पादक रहा। जैसा कि हमने बताया कि लोकसभा में 118% और राज्यसभा में 119% उत्पादकता दर्ज की गई। इस सत्र का मुख्य आकर्षण और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह रहा कि इस वर्ष के लिए बजट पारित करना। इस पर दोनों सदनों ने विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर विचार विमर्श किया। और सत्र के दौरान दोनों सदनों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठकों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा की। कनक, इस सत्र का सबसे चर्चित कार्य रहा वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना। दोनों सदनों में इस ऐतिहासिक विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रमुख नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। राज्यसभा में इस विधेयक पर 17 घंटे से अधिक चर्चा हुई, जबकि लोकसभा में लगभग 14 घंटे चर्चा चली। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन, अप्रवासन और विदेशी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, आपदा संशोधन विधेयकों जैसे महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र के दौरान पास हुए, जो कि काफी अहम है। और कल लोकसभा ने रिकॉर्ड 5 घंटे तक शून्यकाल चलाया, जिसमें 200 से अधिक सदस्यों ने सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। तो ऐसे में कुल मिलाकर यह सत्र संसद के दोनों सदनों में कामकाज और सार्थक चर्चाओं के लिहाज से काफी उत्पादक रहा। जानकारी के लिए धन्यवाद भूपेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उनके पुत्र कुणाल गोस्वामी ने बताया कि वे काफी समय से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह मुंबई के विले पार्ले में होगा। 24 जुलाई 1937 को अबोटाबाद में हरिकिशन गोस्वामी के रूप में जन्मे मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1965 का वर्ष उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब उन्होंने शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म शहीद में मुख्य किरदार निभाया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। इसके बाद उनकी फिल्मों में देशभक्ति की गहरी भावना झलकने लगी, जिससे वे भारतीय दर्शकों के दिलों में बस गए और भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सेनापति, जब जन्म देने वाली माँ पास ना हो ना, तब ये धरती माँ आंसू तो आंसू खून का बहना भी बंद कर देती है। अगर इस मिट्टी से फायदा पहुँचे ना, तो इसका कर्ज चुका देना। उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी उनकी प्रसिद्ध फिल्में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को दर्शाती है। तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आया? इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़कर यहीं रह जाते हैं, यहीं काम करते हैं। जो लोग यहाँ आके बस जाते हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन पे सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया। मनोज कुमार ने लगभग 4 दशकों के अपने लंबे करियर में भारतीय सिनेमा को अपार योगदान दिया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी विरासत को और मजबूत करते हुए 2015 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने भी मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जवाबी शुल्क की घोषणा से कमजोर वैश्विक संकेतों के बाद आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और धातु शेयरों में भारी बिकवाली हुई। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 837 अंक गिरकर 75,459 पर था। निफ्टी भी 323 अंक की गिरावट के साथ 22,927 पर आ गया। भारत के हितेश ब्राजील में आज होने वाले मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में 70 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रांस के मार्कन ट्रावोर को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। लखनऊ में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने बिम्स्टेक को वैश्विक भलाई को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच बताया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के नेताओं से मुलाकात की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, बजट सत्र संपन्न। भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का मुंबई में निधन। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार के कारोबार में गिरावट और ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी हितेश पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।